नमस्ते। आरबीआई और सरकार के हथियार करें महंगाई पर वार ताकि महंगाई डायन का रूप ना ले ले और हमारे जेब का पैसा सफाचट ना हो जाए। किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल होगा इस पिक्चर से समझिए। इस पिक्चर में आपने गोली मारी और दुश्मन मर गया। आपकी आंखों के सामने ही आप दुश्मन को मरता हुआ ढेर होता हुआ देखेंगे। वही है दूसरा ब्रह्मोस मिसाइल, जिसको आप दागेंगे भारत से और वो इफेक्ट दिखाएगी अपना चाइना में, और उसका इफेक्ट आप खुद आंखों से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से यदि पैदल पैदल चाइना जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उसके इफेक्ट को रियल टाइम देखने में। तो ऐसे ही सरकार कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स लेती है और कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स। पहला शॉर्ट टर्म मेजर है प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग। ब्लैक मार्केटिंग टर्म को समझते हैं। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, पर्दा है पर्दा, यानी ब्लैक पर्दे के पीछे कुछ नहीं दिखता कि क्या चल रहा है। ऐसे ही ब्लैक मार्केट जो है वो सरकार की नजर से बचकर काम करता है। रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं कोविड की सेकेंड वेव का, जिसमें अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बढ़ गई और मार्केट में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। वहीं पर जो कंपनीज इस सिलेंडर को मैन्युफैक्चर कर रही थी उन्हीं के कुछ वर्कर्स ने इस मौके का फायदा उठाना सोचा और वो सिलेंडर मार्केट में आने से पहले ही उसको अपने थ्रू 4 टाइम्स दाम पर बेचा। अब देखिए, अगर जो सिलेंडर मार्केट में जाता तो आपको वहां पर उस पर जीएसटी पेमेंट करना पड़ता, लेकिन जब आप उस वर्कर के चैनल के थ्रू सिलेंडर ले रहे हैं, सिलेंडर एक तो 4 टाइम्स दाम पे मिल रहा है और कोई जीएसटी पेमेंट भी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके को ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। वहां की सरकार को हाई कोर्ट ने रीडायरेक्ट किया कि आप लोग इस तरीके की ब्लैक मार्केटिंग पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लीजिए ताकि जो प्रोडक्ट मार्केट के लिए बना है उतना प्रोडक्ट मार्केट में उतरे और प्राइसेस स्टेबल हो जाएं। सेकंड मेजर है बैनिंग एक्सपोर्ट ऑफ कंस्ट्रेन मटेरियल। एक्सपोर्ट टर्म से यहाँ पे मतलब है कि भारत में बनी हुई चीजों को विदेश में भेजना, और कंस्ट्रेन मटेरियल जिस मटेरियल की कमी हो गई है उस पर सरकार बैन लगा देगी उसके एक्सपोर्ट पर। समझते हैं इस एग्जांपल से। इस साल हमारे यहाँ पर इतनी अनियंस प्रोड्यूस हुई हैं। अब मेरे घर में तो इतनी थी इसलिए मैं कुछ एनिमेशन से जोड़ रही हूँ। अब अपनी मार्केट डिमांड फुलफिल करने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसको हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आजकल मॉनसून क्या रंग दिखाए किसी को नहीं पता है। और नेक्स्ट ईयर जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं अनियंस के, महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे इस साल भी हम देख रहे हैं, वहां पर तो छका ही रखा है बारिश ने, तो वहां की जो फसल है अनियंस की वो खराब हो जाएगी और प्रोडक्शन आधा हो गया है नेक्स्ट ईयर। अब प्रोडक्शन तो आधा हो गया है, ऊपर से सरकार बोले कि हम अनियंस एक्सपोर्ट करेंगे तो लोग बागी सरकार को उड़ा देंगे। महंगाई के मुद्दे पे तो सरकारें पलट जाती हैं, सरकार क्या महंगाई को गोली से उड़ाएगी। तो इसलिए सरकार फटाफट एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा देगी और इवन अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए बाहर से भी कुछ अनियंस मंगा लेगी ताकि प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएं। थर्ड मेजर है सस्पेंडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग से मतलब है भविष्य में होने वाली ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज बेसिकली आदान प्रदान। तो एग्जांपल लेते हैं, एक फार्मर है और वो किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि नेक्स्ट ईयर हम इतने दाम पर आपकी अनियंस खरीदेंगे। तो वो फार्मर मान जाता है क्योंकि उसको पता है कि इस साल जो है अनियंस के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। नेक्स्ट ईयर यूजुअली जब प्रोडक्शन का टाइम होता है तो अनियंस के प्राइस मार्केट में घट जाते हैं, तो ये सही मौका है इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने का। पर सरकार कैसे सोचेगी कि इसी साल हमारे यहाँ अनियंस का प्रोडक्शन कम हो गया है और दाम बढ़े जा रहे हैं और नेक्स्ट ईयर मानसून कैसे रंग दिखाएगा किसी को नहीं पता। तो वो इस तरीके की फ्यूचर ट्रेडिंग पर बैन लगा देगी, जैसा कि हम इस आर्टिकल में देख सकते हैं। इन शॉर्ट टर्म मेजर्स का इफेक्ट आप बहुत जल्दी देख सकते हैं कि प्राइसेस अभी तो 1 महीना पहले तो काफी तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहे हैं। वहीं लॉन्ग टर्म मेजर्स को अब डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहला है फैसिलिटेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है बेसिकली बिजनेस करने की प्रक्रिया को आसान बनाना। जैसा कि हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की वीडियो में देखा था कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको इतने सारे डिपार्टमेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती है कि आप पहले शुरू करने से पहले ही वो आइडिया
ड्रॉप कर देते हैं। और यदि बिजनेस स्टार्ट भी हो जाए तो फिर उसमें आगे की जो कंस्ट्रक्शन परमिट्स हैं, लैंड परमिट्स हैं, वो लेनी पड़ेंगी। फिर आपने स्टैब्लिश कर दिया है तो लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम कि आप सप्लाई चेन से कितने कनेक्टेड है, कितनी आसानी से आपका प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच रहा है, और आपको जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए लोन चाहिए, लोन उठाना है, वो कितना इजीली मिल रहा है। और फाइनली कुछ दिक्कत हो जाए और आपकी कंपनी डूब जाए तो जिन जिन लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनको कितना पैसा रिटर्न में मिल रहा है। इन सब पैरामीटर्स के आधार पर वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग निकालता है, जिसमें भारत ने काफी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट शो किया है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, 2014 में हमारी रैंकिंग 142 थी और 2019 में वो इम्प्रूव होके 63 हो गई है। इस रैंकिंग के इम्प्रूवमेंट के पीछे सबसे बढ़िया जो चीज हुई है वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का इंट्रोडक्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, टाइटैनिक जहाज जब डूब रहा था, यदि उस जहाज को डूबने से पहले कोई शक्ति उसको बचा लेती, या अगर जो वो डूब भी रहा है लेकिन कम से कम नुकसान होता, तो कितना बढ़िया होता। यानी सारी टाइटैनिक की पिक्चर ही बदल जाती और शायद जैक भी बच जाता। अब इसी तरीके से जो एक कंपनी डूब रही है उसको डूबने से यदि बचा लिया जाए, या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कम से कम नुकसान हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि वहां उस कंट्री में बिजनेस में पैसा लगाने से पैसा डूबता नहीं है, तो भाई उसेन बोल्ट भी भाग भाग कर हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो अब भारतीय भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर के लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है बढ़ेगी, कंपनी सेटअप होंगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, और भारत में डिमांड की तो कमी है ही नहीं। हम तो अपनी पॉपुलेशन में नेक्स्ट ईयर चाइना को भी घटाने वाले हैं, तो डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन होने लगेगा, तो प्राइसेस अपने आप स्टेबलाइज हो जाए। नेक्स्ट मेजर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का इंट्रोडक्शन। देखो, जीएसटी के इंट्रोडक्शन से पहले जो भी कोई प्रोडक्ट बनता था उसके ऊपर टैक्स लगता था। तो डबल, पहले स्टेट की सरकार वैट लेती थी जैसे कर्नाटक में, फिर ऊपर से सेंटर की भी टैक्स लगा देगी, तो डबल टैक्सेशन के कारण जो प्राइसेस थे वो बढ़ जाते थे। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए जीएसटी लाया गया था, पर एक्सपर्ट्स के हिसाब से जीएसटी में अभी बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है, ताकि कहीं ना कहीं हम उसका इन्फ्लेशन पर इफेक्ट देख पाए। थर्ड मेजर है कैपिटल फॉर्मेशन इन जीडीपी। जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेसिकली हमारी भारत की बाउंड्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं, और हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, सर्विसेज सेक्टर का। देखो, सर्विसेज सेक्टर का एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली आप जोमेटो में खाना ऑर्डर करते हैं, अरे मैं भूखा हूँ, जोमेटो वाले आ जाओ। अब जोमेटो वाले जो खाना बन रहा है रेस्टोरेंट में, उसी की सर्विस डिलीवरी इजी कर रहे हैं ना आपके लिए। अब जब रेस्टोरेंट में खाना ही नहीं बनेगा, अनियंस टमाटो का प्रोडक्शन ही नहीं होगा और उसको पैकेज करके नहीं पहुंचाया जाएगा, तो वो सर्विस डिलीवरी वाला बेचारा क्या लाएगा। तो इसलिए सर्विसेज सेक्टर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी फोकस करने की जरूरत है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपिटल फॉर्मेशन को समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। टमाटो केचप बनाना है आपको, या अलग अलग के चाउमीन बनाने हो, सोया केचप, पता नहीं बहुत तरीके के केचप डलते हैं, तो उनके प्रोडक्शन के लिए आपको फैक्ट्रीज चाहिए। फैक्ट्रीज में आप मशीन लगाएंगे। मशीन जो आपने एक बार लगा दी वो 10-20 साल तक टमाटो केचप को बनाती रहेगी। लेकिन टमाटो केचप जो है एक बार कंज्यूम हो गया तो आप पेट से निकाल के उसे दोबारा नहीं ला सकते। तो यानी टमाटो केचप हो गया फाइनल कंज्यूमेबल गुड्स, और मशीन्स हो गई फैक्ट्रीज में जो उसको बना रही हैं कैपिटल गुड, जो कि लॉन्ग टर्म तक उनका कंज्यूमेबल गुड्स का प्रोडक्शन करता रहेगा। तो इस तरीके के कैपिटल गुड्स को ही हमें जीडीपी में बढ़ाना है। कैपिटल गुड्स बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और डिमांड के हिसाब से सप्लाई होगी, तो प्राइसेस अपने आप स्टेबलाइज हो जाएंगे। यहाँ पर फोर्थ मेजर है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। रिसेंटली हमारे ही कंट्री के अडानी जी को
थर्ड रिचेस्ट पर्सन डिक्लेयर किया गया है। और वहीं एक बंदा भारत में डे टू डे लाइफ की जरूरतों के लिए भी स्ट्रगल करता है। यदि कोई रॉबिनहुड या क्विक मुर्गन आ जाए वो अडानी जी से सारी संपत्ति छीन कर बराबर हर भारतीय में बांट दे, तो यानी अब अडानी जी के पास भी उतने ही पैसे हैं और बाकी भारतीय जनता के पास भी उतने ही पैसे हैं। तो अब कहीं ना कहीं चीजों के दाम उसी हिसाब से सेट होंगे और स्टेबलाइज हो जाएंगे। पहले तो कोई चीज महंगाई अगर जो किसी चीज पे दाम बढ़ रहे हैं तो अडानी जी तो खरीद सकते हैं, उनके लिए तो महंगाई का कोई मतलब ही नहीं है, और वहां पे गरीब व्यक्ति जो है वो उसकी पहुंच से बाहर हो जाती है। तो इसी इनइक्वालिटीज को एड्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसका इफेक्ट इन्फ्लेशन पर देखेंगे। देखो सरकार जो कर रही है, चाहे वो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं या शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, उनको वो डिमांड और सप्लाई वाले ही चीज पर टारगेट कर रही है कि हमारी इकोनॉमी में इतनी चीजों की डिमांड है तो उसके हिसाब से सप्लाई होती रहनी चाहिए, और डिमांड के हिसाब से सप्लाई होगी तो प्राइसेस स्टेबल रहेंगे। वहीं अब हमारा नेक्स्ट हीरो आएगा आरबीआई, जो कि मनी सप्लाई पर टारगेट करेगा। तो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी डे टू डे लाइफ से पढ़ाई को कनेक्ट करते रहिए। यही है प्यारी शिक्षा।